सोनपरी और जहरीला तालाब सीजन 2 का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। रात की भयावहता जो अदृश्य शक्ति के प्रवेश के साथ शुरू हुई थी। सुबह की पहली किरण फूटने तक महल पर एक काली चादर की तरह बिछी हुई थी। जो उससे कुछ घंटे पहले खुशियों से सराबोर था, अब एक डरावनी खामोश त्रासदी में बदल चुका था। राजकुमारी दिव्या पूरी रात जागते हुए अपने माता पिता के करीब थी। जहाँ वह पिछली रात अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आए थे, वह अब भी उस भयानक ठंड की मानसिक दबाव को महसूस कर रही थी जो महल में फैल गया था। उसके हाथ अभी भी हल्के नीले रंग की आभा से चमक रहे थे। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, या उसकी भीतर की अज्ञात जादुई शक्ति का प्रत्याशित जागरण था। वह बस अब इतना जानती थी कि उसके माता पिता खतरे में थे। सुबह का पहला प्रहरी दल, जिसकी ड्यूटी भोर से शुरू होती थी, जब महल में दाखिल हुआ तो उन्होंने आतंक और अराजकता का भयावह दृश्य देखा। टूटे हुए कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था और दीवारों पर अजीब काले धब्बे उभर आए थे। उन्होंने तुरंत शाही कक्षों की ओर दौड़ लगाई। पहला प्रहरी, जिसका नाम अर्जुन था, जो अपनी वफादारी और साहस के लिए जाना जाता था, राजा विक्रम के कक्ष की ओर बढ़ा। कक्ष का भारी नक्काशीदार दरवाज़ा, जो हमेशा बंद रहता था, अब थोड़ा खुला हुआ था, जिससे भीतर की घोर खामोशी महसूस की जा सकती थी। अर्जुन ने दरवाजे को धीरे से धकेला और अंदर झांका। कक्ष में कोई नहीं था। राजा विक्रम का विशाल शाही बिस्तर, जिस पर सोने का काम किया हुआ था, खाली पड़ा था। रेशमी चादरें और तकिए सही जगह पर थे, जैसे उन्हें छुआ ही ना गया हो। लेकिन राजा कहीं नहीं थे। अर्जुन ने कक्ष के चारों ओर देखा। उनकी शाही पोशाक, जो उन्होंने पिछली शाम पहनी थी, एक कुर्सी पर करीने से रखी थी। उनकी तलवार हमेशा उनके बिस्तर के पास रखी जाती थी, वह अब वहाँ नहीं थी। महाराज, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में पुकारा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी, जिसे वह लाख कोशिश करने पर भी छिपा नहीं पा रहा था। उसे उम्मीद थी कि राजा कहीं स्नान गृह में होंगे या सुबह की प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन भीतर की खामोशी कुछ और ही बता रही थी। अर्जुन ने तेजी से रानी ऐश्वर्या की कक्ष की ओर दौड़ लगाई, जो राजा के कक्ष से जुड़ा हुआ था। यहाँ भी वही भयावह दृश्य था। कक्ष का दरवाज़ा आधा खुला था, रानी का बिस्तर खाली था और उनके गहने, जो वे आमतौर पर रात में उतार देती थीं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर करीने से रखे थे। उनके पसंदीदा चमेली के इत्र की शीशी खुली पड़ी थी और उसे हल्की खुशबू आ रही थी। लेकिन यह वही जानी पहचानी खुशबू थी जो पिछली रात भयानक रूप से बदल गई थी। रानी साहिबा, अर्जुन ने पुकारा। इस बार उसकी आवाज़ में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने हर कोने में देखा, स्नान गृह, वस्त्रों की अलमारी, छोटी सी अध्ययन मेज, लेकिन कहीं भी राजा या रानी का कोई निशान नहीं था। उनके कक्षों में कोई संघर्ष का संकेत नहीं था, कोई टूटी हुई वस्तु नहीं थी, कोई बिखरा हुआ सामान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बस वे हवा में गायब हो गए हों, बिना कोई निशान छोड़े। यह सबसे भयावह बात थी, और किसी ने उन्हें अगवा किया होता तो कुछ तो निशान होते। यह गायब होना किसी सामान्य तरीके से नहीं हो सकता था। अर्जुन के दिल में एक भयानक एहसास हुआ। वह तेजी से बाहर निकला और उसने दूसरे प्रहरियों को बुलाया। राजा और रानी, वे गायब हो गए हैं। उनकी आवाज़ में आतंक था, जो पूरे महल में गूंज उठा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते महल में अफरा तफरी मच गई। जो मेहमान अभी तक अचेत पड़े थे, वे इस खबर को सुनकर चौंक उठे। फुसफुसाहटें शुरू हुईं, जो जल्द ही चीखों में बदल गईं। राजा गायब हो गए, रानी भी नहीं है। यह कैसे संभव है? महल में इतनी सुरक्षा थी। राजकुमारी दिव्या, जो अभी भी मुख्य हाल में थी, उन्होंने यह खबर सुनी। उसके दिल में एक भयानक मुक्का लगा। उसे पिछली रात की हर एक घटना याद आ गई। अदृश्य शक्ति का प्रवेश, उनकी भयानक गंध, ज्योतिषी की चीख और वह ठंडक जिसने हर किसी की आत्मा को कंपा दिया था। उसे यह पूरा यकीन हो गया था कि उसके माता पिता का अपहरण उसी जादुई दुष्ट शक्ति ने किया था जिसने महल में प्रवेश किया था। वह तेजी से अपने माता पिता के कक्ष की ओर भागी। जब उसने खाली बिस्तरों और कक्षों में फैली अजीब सी खामोशी को देखा तो उसकी आंखें आंसू से भर गईं। उसने अपने कांपते हाथों से राजा के बिस्तर के पास रखी मेज को छुआ। वहाँ एक छोटा चमड़े का थैला पड़ा था, जो राजा हमेशा अपने पास रखते थे। थैला खुला हुआ था। उसमें से एक प्राचीन सिक्का बाहर निकला हुआ था। यह एक छोटा सा रहस्यमय सिक्का था, जिस पर एक अजीब जादुई प्रतीक बना हुआ था। वही सर्पिल काला निशान जो ज्योतिषी के हाथ पर था और जिसकी गंध उसे पिछली रात महसूस हुई थी। यह निशान अब यहाँ और भी स्पष्ट था।
जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहाँ पर छोड़ा हो। दिव्या ने सिक्का उठाया। यह ठंड था, लेकिन उसे एक हल्की सी जादुई ऊर्जा निकल रही थी जो उसके भीतर की जागी हुई शक्ति को प्रतिक्रिया दे रही थी। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं था, यह एक पहला सुराग था। यह वही निशान है, दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और दृढ़ता थी। यह उसी शक्ति का काम है। शाही सलाहकार और वरिष्ठ प्रहरी तुरंत एकत्र हुए। उनमें से एक महामंत्री चंद्रगुप्त, जो अपनी बुद्धिमत्ता और वफादारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की। हमें हर कोने की तलाशी लेनी होगी, हर गार्ड से पूछताछ करो, कोई गवाह। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। यह ऐसा था जैसे राजा और रानी बस हवा में विलीन हो गए हों। खबर तेजी से पूरे अरण्यलोक में फैल गई। सूर्योदय होते होते पूरे राज्य में दहशत और भ्रम का माहौल फैल गया। किसान अपने खेतों से भागकर घरों में छिप गए। व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करके घरों की ओर भागे। सड़कें खाली हो गईं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो कभी उत्सव और चहल पहल से भरा रहता था, लोग डरे हुए थे, क्योंकि अगर उनके राजा और रानी, जो इतने शक्तिशाली और जादुई रूप से सुरक्षित थे, वो भी गायब हो सकते थे, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते थे। शहर के चौक पर जहां अक्सर घोषणाएं की जाती थीं, अब लोगों की भीड़ जमा थी। वह एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। आंखों में भय और निराशा साफ दिख रही थी। कुछ बूढ़ी औरतें रो रही थीं और कुछ पुरुष हताश होकर जमीन पर बैठ गए थे। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शासक बिना किसी कारण से गायब हो गए थे। महल में दिव्या ने खुद को अपने माता पिता के कक्ष में बंद कर लिया। वह उस रहस्यमय सिक्के को अपनी हथेली में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, यह किसी जादुई शक्ति का काम था और उसे अब इस रहस्य को सुलझाना था। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी माँ पिताजी, दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। उसके कंधों पर अब अरण्यलोक का भार था। एक ऐसा राज्य जो इस अनजाने खतरे से बुरी तरह हिल चुका था। यह घटना केवल एक शाही परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे अरण्यलोक के लिए एक विनाशकारी झटका था, जिसने उसकी सुरक्षा की भावना को चकनाचूर कर दिया था। दिव्या को पता था कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि राज्य में एक भय और भ्रम एक वास्तविक अराजकता में बदल जाए। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, जो उस सिक्के की जादुई ऊर्जा से जुड़ रही थी और उसे एक अज्ञात यात्रा पर निकलने का संकेत दे रही थी। तो चलिए कहानी को जारी रखते हैं और चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। सुबह का सूरज अरण्यलोक की हरी भरी पहाड़ी और चमचमाती नदियों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन महल के भीतर और राज्य की सड़कों पर यह रोशनी किसी भी उदासी को दूर नहीं कर पा रही थी। राजा विक्रम और रानी ऐश्वर्या के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर बिजली की गति से पूरे अरण्यलोक में फैल चुकी थी। यह खबर केवल लोगों के कानों तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उनके दिलों में उतर गई थी, जिससे एक गहरा डर सबके मन में बैठ गया था। महल के भीतर जो पिछली रात उत्सव और खुशियों से जगमगा रहा था, वह भयानक चुप्पी से पसरी थी। शाही हाल में बिखरे हुए फूल कुम्हला गए थे और हवा में अभी भी उस अजीबोगरीब सड़ी हुई मीठी गंध का मिश्रण था, जो रात की भयावहता की निशानी थी। महामंत्री चंद्रगुप्त अपनी अनुभवी और शांत प्रकृति के बावजूद अब बेचैन दिख रहे थे। उन्होंने प्रहरियों को आदेश दिए थे कि महल के हर कोने की तलाशी ली जाए, हर गुप्त मार्ग की जांच की जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। राजा और रानी किसी भी तरह का निशान छोड़े बिना गायब हो गए थे, जैसे उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने हवा में खींच लिया हो। किसी को कुछ नहीं पता, महामंत्री ने एक युवा प्रहरी से पूछा। किसी को कुछ नहीं पता? महामंत्री ने एक युवा प्रहरी से पूछा। उसकी आवाज़ में निराशा थी। प्रहरी ने सिर झुकाया। नहीं महामंत्री, कोई संघर्ष नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे वे कभी थे ही नहीं। राजकुमारी दिव्या अपने माता पिता के खाली कक्ष में बैठी थी। उस भयानक सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें आंसुओं के बजाय एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसने उस सिक्के पर बने काले सर्पिल निशान को देखा, जो उसे पिछली रात की अदृश्य शक्ति की याद दिला रहा था। यह निशान सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह एक संदेश था, एक चुनौती। इसका मतलब क्या है? दिव्या ने फुसफुसाते हुए पूछा, जैसे वह उस सिक्के की बात कर रही हो। तुम कहाँ हो माँ पिताजी? महल से बाहर अरण्यलोक की राजधानी अरण्यपुरम में स्थित और भी खराब थी। अरण्यपुरम की स्थिति और भी खराब थी। चौराहे पर स्थित विशाल सार्वजनिक कुएं के पास कुछ महिलाएं और पुरुष छोटे छोटे समूहों में एकत्र हुए थे।
उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। सुना है राजा और रानी गायब हो गए हैं, एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा। अपनी आवाज़ को यथासंभव धीमा रखने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि दीवारों के भी कान हो। मैंने सुना है एक काली छाया महल में घुस गई थी, दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। अब क्या होगा? अगर हमारे राजा ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? एक युवा किसान ने कहा। एक बुजुर्ग ग्रामीण जो प्राचीन कहानियों में विश्वास रखते थे, फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि यह पाताल लोक का काम है। पुराने समय में भी ऐसे ही संकेत मिलते थे। एक वृद्ध महिला ने अपने पोते को बताया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब पाताल लोक की बुराई जागृत होती थी तो सबसे पहले राजा गायब होते थे, फिर राज्य पर ग्रहण लगता था। ये कहानियाँ जो कभी सिर्फ लोक कथाएं लगती थी, अब भयानक वास्तविकता का रूप ले रही थीं। पूरे अरण्य लोक में डर और भ्रम ने एक अदृश्य महामारी का रूप ले लिया था। लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की गहरी छाप पड़ गई थी। राजकुमारी दिव्या इन सब की गवाह थी। वह अपने महल की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहाँ लोग डरे हुए इकट्ठा थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी। उसे इस दहशत को ख़त्म करना था। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उसे बहुत जल्द कुछ करना होगा, इससे पहले कि यह डर पूरे राज्य को निगल जाए और अरण्य लोक को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। यह केवल राजा रानी का गायब होना नहीं था, यह पूरे राज्य की आत्मा पर हमला था। तो क्या होगा? राजकुमारी दिव्या कैसे बचाएगी अपने माता पिता को? क्या वह निकलने वाली है एक जादुई सफ़र पर? यह सब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड।